नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा और मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन रोकथाम आयोग की 10वीं बैठक में भाग लिया, जहां राज्य के ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और पलायन रोकथाम से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और वहीं सीएम ने प्रभावी रणनीतियों पर भी जोर दिया। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से, जहां पर धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देहरादून के थानों में मस्जिद को सील किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध रूप से निर्मित मस्जिद को सील किया गया है। एमजीडीए ने मस्जिद की पहली मंजिल को सील किया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एमजीडीए ने मस्जिद की पहली मंजिल को सील कर दिया है। बड़ी कार्रवाई धामी सरकार की ओर से। बड़ी खबर देहरादून से, जहां निर्मित मस्जिद के नक्शे को नहीं कराया गया था पास और अब धामी सरकार लगातार अवैध निर्माणाधीन मस्जिदों पर कार्रवाई कर रही है। इस बीच एक और कार्रवाई देहरादून से देखने को मिली, जहां अवैध रूप से निर्मित मस्जिद को अब सील कर दिया गया है। एमजीडीए ने मस्जिद की पहली मंजिल को सील किया है। अवैध रूप से ये मस्जिद बनाई गई थी। निर्मित मस्जिद के नक्शे को पास नहीं किया गया था। अब धामी सरकार लगातार अवैध निर्माणाधीन मस्जिदों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है और अब एक बार फिर धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। उत्तराखंड सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव और धर्मांतरण को गंभीर समस्या बताते हुए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है। बता दें कि विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा गया है, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण लौटाया गया है। तो वहीं इसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि विधेयक को सुधारकर दोबारा प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, वो अनेकों बार हम लोग सरकार बहुत सारे विधेयक वहाँ भेजती है और उसमें राजभवन उसका परीक्षण करता है और परीक्षण करने के बाद उसमें कोई सुधार करने होते हैं तो सुधार के लिए वापस आते हैं और सुधार के बाद फिर वापस भेजे जाते हैं। हमको सुधार करके फिर से भेजेंगे वहाँ पर। ऐसी कोई बड़ी अड़चन? तो वही आपको बताया कि हरिद्वार के प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041 के खिलाफ अब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस नेता और आर्किटेक्ट अंजय सैनी ने जन विरोधी और साथ ही व्यापारी विरोधी बताते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं उनका आरोप है कि प्लान में व्यापारिक क्षेत्रों को शहर से बाहर ले जाने की तैयारी है, जिससे कि छोटे कारोबारियों को नुकसान होगा। कि सबको पता है कि 2041 का प्रस्तावित मास्टर प्लान आने वाला है, जिसका प्रारूप हरिद्वार में कुछ समय पहले आया था और उस पर सुनवाई भी हुई थी। शहर के काफ़ी लोगों ने उस पर आपत्ति लगाई थी, लेकिन आपत्ति में प्रॉपर सुनवाई नहीं हुई। जनता उससे संतुष्ट नहीं थी और मास्टर प्लान में लगभग हरिद्वार के पूरे क्षेत्र को निर्मित क्षेत्र में दिखा दिया गया है। निर्मित क्षेत्र में जो है व्यावसायिक गतिविधियाँ, एजुकेशन, होटल, स्वास्थ्य, इस तरह की सारी गतिविधियां निषिद्ध हैं, पास नहीं होगी और शोरूम वगैरह भी पास नहीं होंगे। अर्थात शहर के अंदर एक तरीके से विकास पूर्णतः जो है रुक जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए और जो आपका भूपतवाला का क्षेत्र है, आपका जो कनखल का क्षेत्र है, जो सवर्णनाथ नगर क्षेत्र है, उन सबको भी बिल्टअप में दर्शा दिया गया है और बिल्टअप में आश्रम को निषिद्ध कर दिया गया है। आश्रम जो है बोर्ड बैठक के माध्यम से स्वीकृत होंगे। एक धार्मिक क्षेत्र होने के पश्चात भी आश्रम को बोर्ड बैठक से स्वीकृत कराना पड़ेगा, ये बहुत ही शर्म की बात है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब मुझे लगा कि प्रॉपर यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और वहाँ पे रिट याचिका दायर करी है। देहरादून में मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने फैसले का विरोध करते हुए इसे महात्मा गांधी के नाम और विचारधारा को मिटाने की कोशिश बताया। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि मनरेगा ने रोजगार की गारंटी दी थी, लेकिन बीजेपी ने योजना की मूल भावना को ही कमजोर कर दिया है। महात्मा गांधी जी जो श्रम को ही सबसे बड़ी पूजा मानते हैं, आपने महात्मा गांधी जी का ही नाम हटाने का काम कर दिया, तो श्रम को क्या आप पूजा नहीं मानते? दूसरी चीज़ ये है कि इसके 3 प्रभाव हैं। एक इकोनॉमिक प्रभाव है। इकोनॉमिक प्रभाव में पहले 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य देते थे। अब इन्होंने कर दिया 60 और 40, 60% केंद्र देगा, 40% राज्य देंगे। अब गरीब राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड का राज्य है जो बहुत ज़्यादा पैसा अपनी तरफ से नहीं खर्च कर सकता है,
तो क्या इसके बाद राज्य इस योजना को सस्टेन कर पाएंगे, पहला सवाल। दूसरा, इसका सामाजिक प्रभाव है। पहले ये गारंटी थी, अब ये साधारण बिल के तौर पर पेश किया गया है। पहले था कि आपको गारंटी है कि आपको रोजगार मिलेगा, अब ये हो गया डिमांड ड्रिवन कि अगर डिमांड आएगी तो हम रोजगार देंगे। तीसरा, इसका जो आर्थिक प्रभाव है वो राज्यों पे भी पड़ेगा और दलित और पिछड़ों पर खास तौर पर पड़ेगा, क्योंकि ये अनस्किल्ड लेबर के लिए गांव में था। अगर राज्यों के पास पैसा नहीं होगा तो वो जनरेट नहीं करेंगे डिमांड जनरेट नहीं होगी तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो मनी का फ्लो नहीं होगा, मनी का फ्लो नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो इकोनॉमिक सिस्टम को जो बूस्ट मनरेगा से मिलता था वो नहीं मिलेगा। तीसरा, इसका राजनीतिक प्रभाव है कि ये पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, जो संघीय ढांचा है। आप 40% पैसा किसी भी रूप में राज्यों को कैसे कह सकते हैं कि आप अपना शेयर दीजिए, जो एक योजना पहले से चली आ रही है। जीएसटी का पैसा, सीएसटी का पैसा सारा सेंटर कलेक्ट करता है, तो राज्य वैसे ही कर्जे में डुबो दिए हैं मोदी सरकार ने। तो तीनों प्रभाव नकारात्मक हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल भेजा जाए, इस पर पुनः चर्चा हो। तो वह देहरादून में धामी सरकार देवभूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाने के अभियान को आगे बढ़ा रही है। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं इसी पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत हो रही है। देखिए, मैं कह रहा हूं किसी भी तरह का अतिक्रमण, किसी भी तरह के अवैध कब्जे जब होते हैं तो उन अवैध कब्जों को हटाने के लिए माननीय न्यायालय की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से लगातार दिशा निर्देश मिलते हैं, और जब दिशा निर्देश मिलते हैं तो सरकारें उसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। और मेरे युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों को वेब पोर्टल उम्मीद पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। बता दें कि कुछ संपत्तियां कम रजिस्टर होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय से और समय मांगा गया है। वहीं गढ़वाल ट्रिब्यूनल ने 6 फरवरी और कुमाऊं ट्रिब्यूनल ने 15 मार्च तक का समय दिया है। जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिकारी दिल्ली जाकर पोर्टल को पुनः प्रारंभ करने के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल से निवेदन करेंगे। वक्फ बोर्ड उम्मीद पोर्टल ने जिस तरह से लोगों की उम्मीदों को एक उम्मीद दी थी और ये तय किया गया था कि सब लोग अपनी संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराएंगे, लेकिन बदकिस्मती की जो लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उन्होंने ऐलान किया था उन तमाम संगठनों ने कि कोई भी अपनी संपत्ति को वक्फ पोर्टल पर दर्ज न कराए। लेकिन लगभग 4.5 महीने बीत जाने के बाद उनकी आंख खुली और उनको एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है और उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियां दर्ज करानी चाहिए। और फिर हबड़-दबड़ में लास्ट समय पे जो वक्फ संपत्तियां हैं वो दर्ज कराने का प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन उस 1-1.25 महीने में कम संपत्तियां दर्ज हो पाई। तो एक बहुत बड़ी संख्या वक्फ के संपत्तियों की वो अधूरी रह गई है जो वक्फ में दर्ज नहीं होती। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय लोग गए थे और वहां से सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली कि वहां समय बढ़ाने के लिए तो मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि सब अपने स्टेट ट्रिब्यूनल जाएं और स्टेट ट्रिब्यूनल वहां आपको समय बढ़ाकर देंगे। तो हम लोग भी क्योंकि अलग अलग स्टेट्स का समय बढ़ गया है तो हम भी अपने वक्फ ट्रिब्यूनल गए था वक्फ बोर्ड, और गढ़वाल के अंदर हमें 6 फरवरी का समय मिला है और कुमाऊं के अंदर 15 मार्च तक का समय मिला है। और अब ये समय हम उम्मीद कर रहे हैं 1-2 दिन के अंदर हम दिल्ली जा रहे हैं और CWC के अंदर माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है वहां अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा भी जो वक्फ पोर्टल है वो ओपन हो जाए, जिससे लोग जो संपत्तियां रह गई हैं उन्हें दर्ज कर सके। तो वहीं हरिद्वार में सीएम धामी के निर्देश पर स्वच्छता अभियान तेज किया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की निगरानी के निर्देश दिए और 30वें दिन भी शहरी ग्रामीण क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफाई अभियान जारी रहा। नहीं, वन विभाग के पास इतने नहीं है कि हम सभी को सुरक्षा दे सके। हमारा जो हॉटस्पॉट है जहाँ पर एनिमल मूवमेंट ज़्यादा संभावना है उसी को ही हम फोकस करेंगे। बाकी सभी स्कूल्स को हमने ये कह रहे हैं कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखोगे, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा। अपने आप सुरक्षित रखना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर जानवर का मूवमेंट हो रहा है, गांव लोग कह रहे हैं कि यहाँ स्कूल जाने वाला रास्ते में मूवमेंट हो रहा है, तो उस जगह पे वन विभाग के पास जो मानव संसाधन है
तो उसको एडिक्वेटली यूज करने के लिए हमने इसको एक प्रक्रिया बना रखा है कि जैसे फायर वॉचर्स है या हमारा QRT है, उन्होंने उस समय पे वहाँ पर रहेंगे ताकि बच्चे सुरक्षित स्कूल पे पहुँच जाए। এবং कुछ कुछ जगह पे स्कूल का बच्चों का टाइमिंग में भी चेंज करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। नेचुरली नहीं, ये जो डिसीजन हुआ कि जल्द से जल्द उनको पहुंचना है, रिएक्शन टाइम कम देना है। नेचुरली हमारा पहाड़ी इलाका है, गांव बहुत दूर दूर रहता है, कोई इंसिडेंट होता है तो हमारा बात होता है कि इमीडिएटली लोग वहाँ पहुंच जाए जो नज़दीक है, मे बी रेंज ऑफिसर नज़दीक में होंगे, मे बी हमारा फॉरेस्टर नज़दीक हुए, वो तुरंत वहाँ पर पहुंच जाए। इसके बाद हमारे DO साहब पहुँचेंगे, अगर DO साहब एकदम नज़दीक में तो वो तुरंत पहुँच जाएंगे। इसमें ये होगा कि कोई प्रकार का किसी भी प्रकार की लैक्सिटी मैंने होना नहीं चाहिए, ये हमने क्लियर कट कर रखा है। जानबूझ के लेट नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे जैसे हमने आदेश कर देते हैं या DO को पहले पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई मूवमेंट हो रहा है या कोई इंसिडेंट हो गया पर्टिकुलरली, तो इमीडिएटली विदाउट कोई भी अननेसेसरी डिले करते हुए उस जगह पे पहुंचा जाए। चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। अहम जानकारी, बड़ी खबर, कई जिलों में घने और कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत 6 जिलों में कोहरा संभावित है। मौसम विभाग की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में शीतलहर के आसार हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की चेतावनी दी गई है। 20 से 21 दिसंबर को पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। 22 से 24 दिसंबर तक शुष्क रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर कई जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाहन चालकों से अपील की जा रही है कि जब भी घरों से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करें और इतना ही नहीं, हेडलाइट जलाकर ही हाईवे या एक्सप्रेसवे का जो रूट है उस पर निकले। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार है। 20 से 21 दिसंबर को पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है, यानी कि पर्यटकों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर बारिश और बर्फबारी को लेकर, लेकिन प्रशासन के लिए उतना ही जिम्मेदार हो जाता है कि किस तरीके से पर्यटकों की जो जिम्मेदारी है वो निभाना। और इतना ही नहीं, जहां हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की खबरें सामने आती है, पहाड़ों के दरकने की खबर सामने आती है, ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है ये मौसम विभाग द्वारा अलर्ट। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड जनजीवन पर भारी पड़ रही है। सुबह से ही कोहरे की मोटी परत छाई हुई है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव को तापते हुए नजर आए। वहीं नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी कम होने से यातायात भी प्रभावित नजर आया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। तो वहीं हरिद्वार में कोहरे और रात के समय बढ़ते हादसों को देखते हुए यातायात पुलिस रुड़की ने वाहन चालकों को सतर्क किया है। एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने अपील की है कि बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहन तुरंत टेप लगवाएं ताकि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके। कुछ दिनों में लगातार खासकर देश के विभिन्न स्थानों में जिस प्रकार की घटनाएं कोहरे को लेकर हुई हैं, हरिद्वार पुलिस भी ऐसे मामलों में लगातार संवेदनशील रही है। पूर्व में हम लोगों के द्वारा इस प्रकार के जो वाहन हैं जो रात के समय पर चलते हैं, खासकर जो गन्ने की ढुलाई को लेके हैं या फिर अन्य जो वाहन हैं जो माल ढोने के काम आते हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान हम लोगों के स्तर पर पहले भी पूर्व में चलाया गया था, जिसमें हम लोगों के द्वारा कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को सामने लाया गया था और उनकी ही मदद से इस प्रकार के प्रयास किए गए थे। इसके साथ ही जो हमने थाना स्तर पर सभी थाना इंचार्जों को, सर्कल अफसर और एसपी ग्रामीण और सिटी स्तर पर ये सभी को निर्देशित किया है कि जो बड़े मालवाहक हैं और जो फैक्ट्रियों में जो वाहन चलते हैं, ऐसे में जिस भी फैक्ट्री में वो काम करते हैं या जिस भी ट्रांसपोर्टर के यहाँ वो काम करते हैं, उसको इस प्रकार की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि वो प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स के साथ इन वाहनों को वहाँ से लेके जाए। साथ में स्पीडिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। जिस प्रकार से कोहरा आ रहा है, ओवर स्पीडिंग से कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी लोगों से अपील करूंगा कि रात के समय ओवर स्पीडिंग का यूज़ ना करें और निर्धारित जो हमारी गति सीमा है उसी के आधार पर वाहन चलाएं, तभी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। और बाकी हरिद्वार पुलिस अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही है किस प्रकार से दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके। ऐसे स्थानों को हम लोगों ने जो ब्लैक स्पॉट के रूप में हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनको भी हम लोगों के द्वारा सही किया जा रहा है। ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको मिनिमम करने के लिए जो हमारे प्रयास है वो किए जा रहे हैं।
तो वहीं हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर जिला प्रशासन ने फिर तेजी दिखाई है। मंगल पड़ाव पर रोडवे स्टेशन तक सड़क को जाम मुक्त बनाने के लिए दोनों ओर 12-12 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण लगातार जारी है। साथ ही दूसरे चरण का काम और नाली निर्माण भी शुरू हुआ। वहीं नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि शेष भवनों के पीछे भी काम किया जाएगा। आपको बताएं कि नाले निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने कार्य की सराहना की है। जिस तरीके से अधिकारियों को ये सूचित किया गया था कि काम यहाँ नहीं हो रहा है, देर रात से ही दूसरे चरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। और साथ ही आपको बताएं कि परितोष वर्मा ने ये साफ कर दिया है कि मंगल पड़ाव से रोडवेज तक निर्माण लगातार जारी रहेगा ताकि लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। सड़क चौड़ीकरण को लेकर लगातार उत्तराखंड में काम किया जा रहा है और ऐसे में हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण का काम लगातार तेजी से चल रहा है। जब लोगों को दिक्कतें आई तो लोगों ने शिकायत दी और अधिकारियों ने तुरंत वहां पहुंचकर काम भी शुरू कर दिया है। ये लोगों के लिए बहुत ही राहत की बात, जहां स्थानीय लोगों ने यहाँ पर आगे निर्माण कार्य और सड़क चौड़ीकरण के काम को लेकर सराहा है और शिकायत के तुरंत बाद ही काम शुरू होने पर लोगों ने इस काम की सराहना की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शासन अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन पहले हमें सूचना होनी चाहिए कि आपके यहाँ काम हो रहा है, कम से कम अपनी व्यवस्था कर ले। लेकिन नहीं है, बिना शासन आदेश के, बिना हमें सूचना के ये काम हो रहा है। तो हम मान लीजिए हम कोई बाहर हैं, किसी अन्य काम से बाहर गए हमें, उसके बाद से हमें सूचना नहीं दी जा रही है, तो ये बात बड़ा दुखद है। लेकिन हमारे वर्मा जी जो है एमएलए साहब है, उन्होंने क्या लगता है नाली बनने से बनना चाहिए, बहुत बड़ी अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। ये तो सुखद काम हो रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, क्योंकि सबके लिए व्यवस्था है, समाज के लिए व्यवस्था है, संचार के लिए व्यवस्था है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा व्यवस्था के लिए पहले तो आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, आदमी को व्यवस्था के लिए पहले से बोलना चाहिए कि हम आपके यहाँ करने आ रहे हैं काम ना। देखिए, जो हमारा रोडवेज से लेकर मंगल पड़ाव तक का हिस्सा है 12-12 मीटर चौड़ीकरण, इसमें पूर्व में हो गया है और कुछ स्ट्रक्चर अभी बचे हुए हैं। यहाँ पर जो नाली थी पुरानी वो ध्वस्त भी हो गई है और जो हिस्सा हमारा क्लियर हो गया उसमें हम नाली निर्माण का कार्य प्रारंभ आज से कर दिया गया है और 12 मीटर पे नाली और डक्ट निर्माण का कार्य प्रारंभ आज से कर दिया गया है। इसके अलावा 3 पानी से जो देखिए, इसमें अभी सर्वे का काम अभी कुछ बचा हुआ है और 1-2 दिन में सर्वे का काम कंप्लीट होने के बाद जो भी आख्या आएगी उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। भवन निर्माण भी है जो हटते हैं। देखिए, एक बार सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो भी आख्या आएगी, जिस तरह की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार ही नोटिस आदि निर्गत किए जाएंगे। हरिद्वार में पौष अमावस्या के स्नान पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। हर की पौड़ी समेत सभी घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान, दीपदान और पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। पंडितों के अनुसार पौष अमावस्या पर गंगा स्नान और दान पुण्य से विशेष पुण्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हरिद्वार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं पौष अमावस्या के अवसर पर यहाँ पर स्नान करते हुए और ठंड के बीच घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और सुबह की तस्वीरें हरिद्वार से हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भारी जमावड़ा देखने को मिला। सुबह से ही भक्त हरिद्वार पहुंचे, जहां पौष अमावस्या के दिन गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। ऐसे में श्रद्धालु पहुंचकर यहां पर गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं, समस्त सनातन धर्मावलंबियों जानते हैं कि आज अमावस्या की तिथि है और आज अमावस्या विशेषकर अपने पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों को उद्धार करने के लिए आज अमावस्या के दिन प्रातः काल से ही लोग गंगा जी का स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद जो भी श्रद्धालु जानते हैं वो आज अपने पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए श्री गंगा जी के तट पे तर्पण, पूजन, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु गंगा जी के तट पे आकर के आज के दिन पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके पितरों की मोक्ष मिल जाती है तथा पितरों के आशीर्वाद से उनके घर में मान सम्मान, यश, कीर्ति की वृद्धि होती है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा लोगों में श्रद्धा, आस्था, विश्वास है। इसलिए आज के दिन पिंडदान पूजा, श्राद्ध कर्म पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अमावस पे हमारे पितरों को याद किया जाता है। पितरों के लिए अमावस का दिन विशेष होता है। इस दिन इनके नाम से दान पुण्य, पाठ पूजा, तर्पण
पिंडदान वगैरह किया जाता है, जिससे इनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले और ये अपने धाम को प्रस्थान करें। जी बहुत अच्छा लगा। गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं कहते हैं, लेकिन जो शरीर के तो धुल जाते हैं, अंदर के विचारों के पाप इंसान को खुद को धोने पड़ते हैं। जिससे विचार शुद्ध रखे इंसान, गंगा को जैसे शुद्ध रखने का करते हैं लोग, वैसे खुद को भी शुद्ध विचारों से करें, अपनी नकारात्मकता को दूर करें गंगा मैया के जैसे। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देख रहे हैं जनता टीवी।